क्या जिस तरह से नेपाल में बीते 48 घंटों में जो कुछ दिखा वो आपको बांग्लादेश की याद दिलाता है? क्या नेपाल में जो कुछ हुआ वो वाकई में केवल सोशल मीडिया का बैन, करप्शन का इशू था, या फिर जिंजी और सोशल मीडिया के गुस्से के बीच एक गहरी साजिश भी आपको नेपाल में दिखाई पड़ती है? क्या यह केवल इत्तेफाक है कि 2021 में म्यांमार में सत्ता का परिवर्तन हो जाता है, 2022 में श्रीलंका में राष्ट्रपति राजपक्षे को भागना पड़ता है, सरकार पलट जाती है, 2024 में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन जो है वो सरकार को पलटता है, और अब 2025 में नेपाल जहां पर सोशल मीडिया बैन के चलते गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति को 48 घंटों में देश छोड़कर भागना पड़ता है, नेताओं की पिटाई हो जाती है, संसद भवन जल जाता है, ओली का घर जो है वो धधक धधकता है और सारे मंत्री, सारे नेता भागने लगते हैं। अब अगर इसमें आप पैटर्न देखोगे तो कोई भी देश जो यूएस से भिड़ रहा है या चाइना के करीब जा रहा है, वहां पर आंदोलन होता है, अंदर से आवाज आती है, लड़ाई होती है, प्रोटेस्ट बड़ा होता है, सरकार पलट दी जाती है। और ये काम अमेरिका पहले भी कई देशों में कराया, इवन अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने तालिबान को हटाया था तो तालिबान की जगह अफगानिस्तान के लोगों को राष्ट्रपति बनाया था, लेकिन वो उनकी बात मानते। सवाल ये क्या यहां पर भी ये हो सकता है? सीधा हस्तक्षेप का कोई सबूत नहीं है, लेकिन चाइना को डेंट तो दे दिया। चाइना जो नेपाल को अपना मान रहा था, अब वो दूर जा चुका है। अब नेपाल में जो नई सरकार आई वो चाइनीज नहीं होगी, और इसीलिए सवाल उठ रहा है क्या बांग्लादेश 2.0 जो है वो नेपाल बन गया है? बांग्लादेश 2.0 कहने का मतलब नेपाल के प्रोटेस्ट को 2024 के बांग्लादेश के आंदोलन से जोड़ना, जहां पर छोटा ट्रिगर जो है वो बड़ी आग बन गया। बांग्लादेश में जुलाई 2024 में कोटा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, वो बड़ा बना, फिर भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, सरकार की दमनकारी नीतियां, छात्रों ने शुरू में शांतिपूर्ण मार्च किए, लेकिन पुलिस की फायरिंग में 200 बच्चों की मौत हुई और वहीं से वो मामला पूरा बिगड़ गया था। शेख हसीना की सरकार गिर गई, वो भागी, वहां पर एक नई सरकार बनाई गई। अब अगर इन दोनों जगह पर आप देखोगे तो दोनों जगह पर चाहे वो जेंजी हो, छात्र हो, दोनों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, लेकिन बड़ी बात यह थी कोई सिंगल टॉप लीडर नहीं था, डिसेंट्रलाइज था यह आंदोलन, जो इसे और खतरनाक बना रहा था। नेपाल 4 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया बैन लगा, 8-9 सितंबर को प्रोटेस्ट से बदल गया, हजारों लोग आए, संसद पर हमला हुआ, 19 की मौत। अब इन दोनों में समानता क्या है? छोटा ट्रिगर था, जैसे वहां कोटा का नाम था, यहां पर बैन लगा था, एक जहां जेंजी ने लीड किया, एक जहां छात्रों ने लीड किया। फिर यह मामला और बढ़ा, इसमें भ्रष्टाचार का जिक्र आ गया, भ्रष्टाचार के साथ साथ पुरानी नीतियों और सारे मसलों को उठा लिया गया। फिर सरकार बदलने की बात आई कि इस्तीफा देना पड़ेगा, और फिर इंटरिम गवर्नमेंट की मांग आई। वह दोनों जगह अगर आप देखोगे, एक जगह बांग्लादेश में हसीना जो थी वो प्रो इंडिया थी, नेपाल में ओली जो थे वो प्रो चाइना थे, लेकिन पैटर्न एक ही है, दोनों जगह युवा गुस्सा करते हैं, सत्ता पलट देते हैं और तबाही मचा देते हैं। यही दोनों जगह पर देखने को मिला, और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि क्या ये संयोग है या एशिया में छोटे देशों में यूएस चाइना प्रॉक्सी वॉर का खेल चल रहा है, किसके साथ कौन है? क्योंकि बिना डिक्लेयर टॉप लीडरशिप इतना बड़ा आंदोलन कैसे हो जाता है? नेपाल के प्रोटेस्ट में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि कोई बड़ा फॉर्मल लीडर नहीं था, लेकिन सिंक्रोनाइज था। बीबीसी गार्जियन की माने तो प्रदर्शनकारी संसद में घुसते हैं लेकिन लीडरलेस होते हैं। बांग्लादेश में भी स्टूडेंट जो है वो अगेन डिस्क्रिमिनेशन शुरू करते हैं और कोई चेहरा नहीं आता है। 8 सितंबर को काठमांडू में 10,000 लोग जुटते हैं, कोई बड़ा लीडर नहीं होता है। फिर हामी नेपाल नाम का नॉन प्रॉफिट ग्रुप होता है, वो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियों से दूर रहने की बात करता है, लेकिन बिना लीडर के भी कोऑर्डिनेशन जो है वो जबरदस्त होता है, जबरदस्त। और असर ये होता है कि 2 दिन में केवल सरकार गिर जाती है।